नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टू व्हाट एक्सटेंट डज ग्रेट पावर कंपटीशन यूएस चाइना रशिया वीकन द ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एग्जामिन हाउ राइवलरी ड्रिवन पॉलिटिक्स, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी डिनायल, न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन अंडरमाइन द इन्फोर्समेंट कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक एनपीटी एंड आईएईए। कि आज हम देखते हैं जितना ज्यादा प्रेशर एनपीटी के ऊपर या आईएईए के ऊपर है, इससे पहले कभी भी नहीं था। तो आज जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है वो एक थ्रेट है, कि आज हमें ये लग रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन शायद जो है वो होने जा रही है। और ये जो बड़ी पावर्स हैं जिन्होंने खुद ये डिजाइन किया, ये डेवलप किया, जैसे एनपीटी जो है वो 1970 में जो है इसको इन्फोर्स किया गया। ठीक है, तो जब एनपीटी को किया गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसका मतलब सारे मुल्कों ने, बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज ने, खास करके अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर इसको बनाया। ठीक है, और उस टाइम पे वही पावर में थे, कोल्ड वॉर थी, तो जिसका पर्पस ये था कि नए ममालिक को जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकना। नॉन प्लोरिफरेशन, प्लोरिफरेशन मतलब फैलाव, एटमी फैलाव नहीं होने देना। 1970 में ये फैसला हुआ था और अगले 30 साल हम ये देखते हैं या 40 साल हम ये देखते हैं कि ये अच्छा खासा काम भी करती रही है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है हम आईएईए को देखते हैं अगर, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी है वो भी हर चीज को होल्ड किए हुए थे। इसको इख्तियार दिया गया कि दुनिया के किसी भी मुल्क में ये मुंह उठा के जाए और वहां जाके देखे क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं या नहीं। तो पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर ये आईएईए का इदारा जो है वो नजर रखे हुए है कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। इसी की रिपोर्ट्स आपने देखा जब सामने आई कि भाई ईरान बना रहा है, ईरान के ऊपर जब इसने इल्जाम लगाया, ठीक है, कि ईरान जो है वो नॉर्मल जो परसेंटेज है यूरेनियम की उससे बहुत ज्यादा 56% के करीब जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है, तो वो जल्द जो है वो एटमी हथियार बना लेगा। और उसका रिजल्ट क्या निकला, 14 दिन की वॉर निकली और ईरान का शदीद लॉस हुआ। उसके साइंटिस्ट को शहीद कर दिया गया, उसके जो प्लांट्स थे, न्यूक्लियर प्लांट्स, उनको तबाह कर दिया गया कि अगले 50 साल तक वो बना ही ना सके। सो इस तरह से इन्होंने एक मैकेनिज्म ड्रॉ किया था कि भाई हम अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होने देंगे। गो कि उसके बाद इंडिया ने बनाया, उसके बाद चाइना ने बनाया, सॉरी पाकिस्तान ने बनाया, समझिए ना, उसके बाद जो है वो नॉर्थ कोरिया ने बनाया, उसके बाद इजराइल ने बनाया, ये हम मान रहे हैं। तो बनाया फिर भी है लेकिन कम मुल्कों ने। अगर हाँ ये शायद ना कंट्रोल होता तो फिर ज्यादा बनाते। तो अब यही मुमालिक जो पहले जिन्होंने बनाया, यूएस, चाइना और रशिया, ठीक है, अब यही जो है वो इस ट्रेड जो आर्म रेस है, जो हथियारों की रेस है जिसको रोका गया था, आर्म रेस को और डिसआर्मिंग की बात की गई थी, अब वो दोबारा से यही सबसे आगे है इसके अंदर। रशिया बनाई जा रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से, यूरोप बनाई जा रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से, और बड़े बड़े बजट जो है वो बीच में डाले जा रहे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह से अमेरिका जो है, अब उसने, ट्रंप ने भी कहा कि भाई मैंने ये ऑर्डर दे दिया है कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो रेडी रखा जाए। आपने देखा उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे। और उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास है। वॉर हेड्स सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो वो रशिया के पास है, तकरीबन 5500। ठीक है, उसके बाद जो है वो 5200 करीब अमेरिका के पास है। ठीक है, सबसे ज्यादा वॉर हेड्स जो है रशिया के पास है। तो इन्हीं दो मालिक के पास ही है सबसे ज्यादा। तो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन जो रिजीम है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट क्या है वो क्या है जी, नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी है। कि ये जो ममालिक, बड़े बड़े ममालिक हैं, ये मानते हैं, या इन्होंने जो एनपीटी जब डिजाइन किया और इसको साइन करवाया, रेक्टिफाई करवाया, कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है इसका हिस्सा, एनपीटी का हिस्सा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत ये एटमी यूज नहीं कर सकते लेकिन हम कर रहे हैं। हमने अभी तक इस ट्रीटी को साइन नहीं किया हुआ क्योंकि इंडिया ने नहीं किया हुआ। तो जब इंडिया नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे। इंडिया हथियार बनाई जाए, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है इसको ज्वाइन करने का, हमेशा से रहा कि भाई आप इसको साइन करें और आप जो है वो उसके बाद फिर आईएईए को कंट्रोल दे दें। लेकिन अगर इंडिया बनाई जाए, हम ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिलहाल हम न्यूक्लियर वेपन्स में इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ ही हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटीज में इंडिया आगे है, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स में हम साथ साथ हैं। 172 उनके पास है, 170 हमारे पास है। तो आईएईए जो है वो सेफ गार्ड करता है जी इसको, ये एनपीटी को, और इंश्योर करता है कि कोई मुल्क भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। लेकिन अब यूएस जो है, चाइना जो है या रशिया जो है, अब बेसिकली इनकी जो राइवलरी है, इनकी जो खींचातानी है, जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है एनपीटी को, और दुनिया जो है वो न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ जा रही है। और ये जो बात मैं कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा सेंसिटिव, और ये दुनिया का फ्यूचर डिसाइड कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने ये तय किया, यानी दुनिया ने ये तय किया कि हमने एनपीटी नहीं करनी, तो ये दुनिया के पीस के लिए काम किया गया। जो उससे पहले उन्होंने बनाए थे, उन्होंने कहा भाई ठीक है अब हम खत्म करेंगे इनको, डिसआर्मेंट करेंगे। इसके दो पर्पस थे एनपीटी के। एक पर्पस ये था कि वो ममालिक जिन्होंने अब एटमी हथियार बना लिए हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो एटमी हथियारों को कम करेंगे, ठीक है, उसको कैप करेंगे।
एक तो कैप करेंगे और दूसरा जो है वो डिसआर्मेंट होगी। डिसआर्मेंट का मतलब ये है कि जो आर्म्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं उनको कम करेंगे। फिर यहां पे टॉक्स हुई, सॉल्ट के नाम से सॉल्ट 1 सॉल्ट 2, इस तरह से मुख्तलिफ टॉक्स के राउंड्स हुए, जिसका पर्पस ये था कि भाई अगर मैं ये कम करता हूं 500 रेंज की मिसाइल, अमेरिका भी करेगा, मैं 5000 के रेंज की कम करता हूं, आप भी करेंगे। तो फिर इन्होंने किए भी, और ये पूरा इनका सिलसिला चलता रहा अगले 30-40 साल अमेरिका का और सोवियत यूनियन का, कि हमने किस तरह से डिसआर्मेंट करनी है इस ट्रीटी के अंडर, जो 1917 में जो है वो रेक्टिफाई हुई। उसके बाद इसका जो दूसरा पर्पस था, वो ममालिक जिन्होंने अभी तक एटमी हथियार बनाए ही नहीं है, ठीक है, जिनके पास है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे वो आर्म रेस के अंदर आए, हम उनको बनाने ही नहीं देंगे। इसीलिए जब इंडिया ने बनाया 1974 में धमाका किया, तो उसके ऊपर आपने देखा पाबंदियां लगी। हमने 1998 में किया, हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि हमने, इन्होंने कहा था नहीं बनाने देंगे, हमने फिर भी बनाए, तो इन्होंने पाबंदियां लगाई। फिर इन्होंने कहा जी ईरान बना रहा है, तो इन्होंने ईरान के साथ क्या किया, दुनिया को बताने के लिए कि देखो हमने तो पहले से कहा हुआ है हम नहीं बनाने देंगे। वो बना रहे थे, हमने उनका तबाह कर दिया। जो हमारी नहीं सुनेगा हम फिर ये करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है तबाह कर दिया। नॉर्थ कोरिया भी जो है वो अप्यूग है कि उसको कोई आइडिया नहीं है कि उसने बनाए हुए हैं नहीं बनाए हुए, और वो ना ही किसी को विजिट करने देता है। आपको पता है पागल बनता है किम जोंग, तो वो कहां जो है वो रोकने देता है। तो खैर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो मामला है। तो ये एनपीटी का जो एक्चुअल पर्पस था, और आईएईए को इसका इख्तियार दिया गया था, ठीक है, कि भाई आप जो है पूरी दुनिया के अंदर आप ये देखेंगे कि जो सिविलियन पर्पसेस हैं उसके लिए तो हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे, लेकिन हम जो मिलिट्री पर्पसेस हैं उसके लिए जो है वो यूज नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। तो ये इसलिए बनाया गया था। तो इसका काम था चेक एंड बैलेंस रखना, और फिर ये रिपोर्ट करता है पूरी दुनिया को कि कहां बन रही है कहां नहीं बन रही। और इसी की रिपोर्ट्स जो है कुछ सामने आई थी जब पाकिस्तान जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, इवन स्टार्ट भी नहीं किया था। तो इसी के एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट दी थी पाकिस्तान को, वो पाकिस्तानी ही वहां पे काम कर रहे थे कि भाई इंडिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो जब पाकिस्तान के कान में ये भनक पड़ी, क्योंकि वैसे तो इंडिया छुप के बना रहा था, लेकिन आईएईए के विजिट से पता चल गया कि वो बना रहा है, ठीक है। तो फिर वो खबर जब पाकिस्तान तक पहुंची कि भाई भुट्टो साहब के टाइम पे कि ये बना रहा है, क्योंकि आईएईए ने रिपोर्ट दी है, तो फिर हम भी इस रेस के अंदर आ गए कि हम भी बनाएंगे। तो हमने भी अपना खुफिया प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया था कि होटा के अंदर, कि भाई अब हम भी बनाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो अब हम देख रहे हैं सैंक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी डिनाइल पॉलिसीज हैं और न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन है, तो ये इन चीजों को काफी ज्यादा जो है नुकसान भी दे रहा है। अब क्या कर रहा है जी, पॉलिटिसाइजिंग इन्फोर्समेंट हो रही है आज के टाइम पे। जैसे ईरान के साथ हुआ, ये प्योरली जो है एक पॉलिटिसाइज्ड इशू था, ठीक है। जानबूझ के उन्होंने सिर्फ इसलिए कि इजराइल को थ्रेट था तो उन्होंने जो है इसको टारगेट किया, हालांकि वो बना भी नहीं रहा था बेचारा, ठीक है। तो उन्होंने जो है उसको टारगेट किया। इसके अलावा डिसआर्मेंट जो एनपीटी के आर्टिकल 6 के अंडर है, वो अब उसको उसके नॉर्म्स को इरोड किया जा रहा है, नहीं माना जा रहा है, यानी कि फिर भी लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जी पैरालाइज कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस वगैरह हैं उसको, तो अब इसको कोई मानता नहीं है कोई मुल्क। सो ये चीजें हमें क्या बता रही हैं कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो मैकेनिज्म बनाया गया था एटमी फैलाव को रोकने का, वो मैकेनिज्म फेल होता जा रहा है या फेल हो चुका है तकरीबन। और अब आने वाले टाइम के अंदर जब ये आर्म रेस करेंगे तो ये किसी और को क्या रोक सकेंगे। जब चाइना, रशिया, अमेरिका खुद ही आर्म रेस करेंगे जिन्होंने ट्रीटी की, तो फिर हर एक का हक है कि वो बनाए, तो और मजीद कंट्रीज भी बनाएंगे और आर्म रेस मजीद इंक्रीज होगी, जिसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास यूरोप है, जो हमने जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी में पढ़ा है कि यूरोप किस तरह से जंग की तैयारियां कर रहा है, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेशन जो रिजीम है, अगर उसकी बात करते हैं तो एनपीटी जो है बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं ग्रैंड बारगेन है, ठीक है। ये ग्रैंड बारगेन है कि आप अगर बेसिकली ये कहते हैं कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, तो सच में ये थ्रेट भी तो है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी प्रोटेक्शन को रोक रहे हैं, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपको तो ना पीस मिला ना, और तो जिन ममालिक ने अभी तक नहीं बनाए वो तो सारे बेचारे नुकसान में गए ना। आज यूक्रेन अगर बनाए हुए होते उसने, अगर वो एनपीटी को ना मानता, तो इस टाइम पे रशिया के हाथों उसका ये हाल ना हो रहा होता, ठीक है। इसी तरह से ईरान ने अगर बनाए होते तो आज अमेरिका और इजराइल के हाथों उसका ये हाल ना होता। तो ये ग्रैंड बारगेन है कि आप अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर मुश्किल है, इसीलिए पाकिस्तान अभी तक इसका हिस्सा नहीं है। तो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, एनडब्ल्यूएस जिसको नाम दिया गया, ठीक है, तो नॉन न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं उनको क्या करना था जी, उनको आईएईए को जो है वो इंश्योर करवाना था कि हम जो है वो नहीं बनाएंगे। पहला पर्पस इसका ये था। और दूसरा इसका क्या था, जो वेपन स्टेट्स थी उनका काम था डिसआर्मेंट, कि अब हम तो बना चुके हैं तो अब हम इसको कैपिंग करते हैं, ठीक है। जहां बनाए उसको टोपी पहना दो वहां पे, ठीक है। जो मिसाइल रखे हुए उनको टोपियां पहना दो, यानी वो जितने वॉर हेड्स आपने सेट किए हुए हैं उनको कैप कर दे ताकि वो इस्तेमाल ना हो सके।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जब करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आप स्टॉप करें। तो आईएईए जो है वो क्या करता है जी, वो टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है, वो विजिट करता है, जैसे ईरान का उसने विजिट किया, उसने पूरा चेक किया कि हाँ भाई ये बनाने लगे हैं। तो आईएईए भी अब पॉलिटिसाइज है, जाहिर बात है यहूदी सारा कंट्रोल कर रहे हैं, वरना कहां बना रहा था वो। तो टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है कि भाई, फिर रिपोर्ट सबमिट करवाता है कि कौन बना रहा है या कौन नहीं बना रहा, और फिर यूएन को ही कहता है कि आप इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। अब जैसे देखिए, ईरान का जब रिपोर्ट से सबमिट करवाई, एक तो वॉर हो गई, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने वॉर लड़ी उनसे किसी ने नहीं पूछा, हालांकि यूएन ने अभी अलाउ नहीं किया था, और अब जो है वो स्नैप बैक भी हुआ। ठीक है, स्नैप बैक का मतलब ये है कि उसके ऊपर ऑलरेडी जो 2015 से पाबंदियां लगी हुई थी, तो वो पाबंदियां जो है उनकी जब डेट खत्म हुई तो वो फिर से दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं उसके ऊपर। अब उसको मजीद इकोनॉमी का नुकसान है। तो जो आर्म कंट्रोल ट्रीटीज है, जैसे एएमबी ट्रीटी हो गई, ठीक है जी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रीटी जो हो गई, आईएनएफ ट्रीटी हो गई जी, ठीक है, ये जो ट्रीटीज हैं बेसिकली, या न्यू स्टार्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी हो गई, तो ये बेसिकली मुख्तलिफ टाइम पे होती रही है। और इन ट्रीटीज का पर्पस क्या था, ये बेसिकली चाइना रशिया के बीच में, सोवियत यूनियन जिसको कहा जाता था उस टाइम पे, और अमेरिका के बीच में थी, कि भाई अगर हम जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोकेंगे, लेट सपोज ABM की एक हो गई जी इनकी डील, ठीक है, एक ट्रीटी हो गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की। इसी तरह से एक CBM है, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की हो गई, ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल का मतलब है एक कॉन्टिनेंट से, अब रशिया एक कॉन्टिनेंट पे है, सोवियत यूनियन, और अमेरिका दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर है। अब वहां से वहां टारगेट करने के लिए उनको वो मिसाइल चाहिए जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ICBM। तो वो अमेरिका के पास भी थे, इसके पास भी थे, जिनकी रेंज तकरीबन को 5500 किलोमीटर की थी। अच्छी खासी रेंज है जो एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया जी, अगर ABM की ट्रीटी की या ICBM की ट्रीटी की, तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि 5500 की रेंज के जितने भी हथियार आपके पास है, आप भी उन्हें खत्म करें, और हम भी उन्हें खत्म करेंगे अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो इन्होंने फिर किए भी, फिर इन्होंने भी 5500 रेंज के खत्म कर दी। शुरू तो खैर 500 की रेंज से हुए थे कि भाई 500 की रेंज में आपके पास जितने हथियार हैं पहले आप उन्हें खत्म करें। उन्होंने कहा फिर आप उन्हें खत्म करें, सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ट्रीटीज करके अपनी डिसआर्मेंट की, और अच्छा खासा इसकी प्रोग्रेस भी हुई। और लास्ट जो इस ट्रीटी की जो लिमिट थी वो 2019 तक की थी, लेकिन उससे पहले जो है आपने देखा हालात खराब हो गए थे इनकी आपस में। 2014 की जो क्रीमिया की जो ऊपर अटैक हुआ था रशिया का, रशिया ने कब्जा कर लिया क्रीमिया पे, तो उसकी वजह से फिर जो है ये मामला रुक गए थे। फिर 2022 में वॉर स्टार्ट होगी, तो अब ये सारी ट्रीटीज पैसिव होगी, लेकिन जो खत्म कर चुके हैं डिसआर्मेंट वो हो चुकी है। अब नया या तो वो खुद बना रहा है, या चाइना से सप्लाई करवा रहा है, या नॉर्थ कोरिया उसे दे रहा है, आप ये देखेंगे, ठीक है। और अब फिर से हम ये देख रहे हैं, आपने देखा 1-2 महीने पहले से रशिया ने भी जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट की है, ठीक है, और उसने भी कहा कि भाई अब जो है वो हम डिप्लॉय कर रहे हैं कि किसी भी टाइम पे हम अगर इस्तेमाल करने पे तो करें। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने भी कहा कि भाई आप भी जो है वो उनके ऊपर से डस्ट झाड़ो, उन्हें निकालो, तैयार करो, किसी भी टाइम पे वॉर हो सकती है, आज ना तो साल बाद सही। तो ये मामला जो है वो चले हैं। तो ये नॉन प्रोलिफरेशन की जो ट्रीटीज थी सोवियत यूनियन के बीच में, ठीक है, और अमेरिका के बीच में, तो उनका यही कमिटमेंट थी कि हम आर्टिकल 6 के तहत जो NPT है, ठीक है, उसके तहत हम जो है वो रिडक्शन करेंगे और डिसआर्मेंट करेंगे। लेकिन अब यूएस चाइना राइवलरी और रशिया राइवलरी जो बीच में इंटेंसिफाई हुई है, तो इसने क्या किया जी, इसने ये सारी की सारी ट्रीटीज जो है वो साइड पे कर दी हैं, और अब एक आर्म रेस है। अब चाइना आप देखें फिलहाल वो किस तरह से बिल्ड किए जा रहा है, और 2030 तक की रिपोर्ट ये है कि ये 1000 वॉर हेड्स बना लेगा, वो कि बहुत कम है। क्योंकि अगर हम वॉर हेड्स की बात करते हैं, जो कि वॉर हेड्स का मतलब होता है हथियार जो है वो लेके जाने काबिल है, न्यूक्लियर हथियार लेके जाने काबिल है। तकरीबन 5500 जो है वो रशिया के पास है, ठीक है, और 5200 जो है वो अमेरिका के पास है, और तकरीबन जो है वो 400 के करीब इस टाइम तक जो है वो चाइना के पास है। तो चाइना भी बहुत पीछे है, लेकिन 400 भी अगर आप कहीं गिरा देते हैं अच्छी सी जगह पे, तो इसका मतलब 400 जगह आप तबाह कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसका अच्छा खासा नुकसान है। पाकिस्तान जो है वो 170 पे खड़ा है, और जो इंडिया है वो 172 वॉरहेड्स पे खड़ा है इस टाइम पे, ठीक है। हम काफी पीछे हैं, लेकिन ये है कि हमारी अच्छी खासी रेस मौजूद है। न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं या डिसआर्मेंट की बात करते हैं कि क्या हो रहा है इस टाइम पे, तो अब हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके कि डिसआर्मेंट होती, हम उल्टा चल रहे हैं, डिसआर्मेंट रिवर्स हो गई है, ठीक है। डिसआर्मेंट क्या हो गई है, वो जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1970 से, वो अब रिवर्स हो रहा है, और हम फिर से आर्म बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, और आर्म को मॉडर्नाइज करके, इसमें पाकिस्तान इंडिया की एग्जांपल ही आप ले रहे हैं, तो हर मुल्क की जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजीज बना रहा है। तो लार्ज स्केल न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। इसका मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है उसको थ्रेट है। यूएस क्या कर रहा है जी, मॉडर्नाइज कर रहा है अपने न्यूक्लियर टाइड को, ठीक है, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बॉम्बर्स हैं, SSBMs हैं, ठीक है। तो ये जो सबमरीन के जो
बॉम्ब हो गए, सबमरीन समंदर के अंदर से टारगेट किए जाते हैं, ठीक है, और वो छुप के टारगेट होते हैं। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उसको अब वो मॉडर्न कर रहा है और डेवलप कर रहा है लो यील्ड ऑप्शंस को, ठीक है। और क्या कर रहा है जी, रशिया को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है रशिया क्योंकि बना रहा है, चाइना बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा। तो आर्गुमेंट तो ठीक है, जब रशिया बनाए चाइना बनाए तो वो क्यों ना बनाए भाई, वो तो दुनिया का कंट्रोल उसके पास है। रशिया की बात करें तो रशिया जो है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बना रहा है इंतहाई नेक्स्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। वो भी आईएमसीबीज को एडवांस कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को, और उनकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है। और उसने जो है वो जो स्टार्ट है उसको सस्पेंड कर दिया, वो जो यानी कि स्ट्रेटेजिक जो उनकी पूरी डील थी डिसआर्मेंट की वो खत्म कर दी है, और इंस्पेक्शन को भी रोक दिया, और कोई डेटा एक्सचेंज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बता रहा कितने बना लिए कितने हो गए। तो अब वो भी सारे का सारा खुफिया हो गया। पहले तो पब्लिक था ना कि वो कैसे किस मैकेनिज्म के तहत आईएई उसको इंश्योर कर रहा था, हाँ भाई इसने 50 खत्म कर दी तुम भी 50 खत्म करो, उसने 100 खत्म कर दी तुम भी खत्म करो। तो अब उसने खत्म ही कर दिया, सारा सस्पेंड ही कर दिया। जैसे ईरान ने आपने देखा आईएईए के साथ जो है मामला सस्पेंड किए हुए फिलहाल। अच्छा, उसके बाद अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आर्सनल्स को, ठीक है। यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है 2023 और 24 की, वो ये बता रही है कि चाइना जो है वो 2030 तक 1000 वॉरहेड्स बना लेगा, और वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर अपने आप को जो है वो बिल्ड कर रहा है। जैसे आप देखें ड्रोन्स वगैरह वो अक्सर उनके दिखाए जाते हैं। और इस बार जो है 2025 की जो उनकी परेड थी, जिसमें आपने देखा था कि भाई पाकिस्तान भी मौजूद था, रशिया भी मौजूद था, नॉर्थ कोरिया भी था और चाइना खुद भी था। तो वहां पे उन्होंने एक पावर शो किया था और अपने जो है वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज दिखाई थी दुनिया को फर्स्ट टाइम कि भाई देखो मेरे पास क्या क्या है, तो बहुत सोच समझ के मेरे साथ पंगा लेना, ठीक है। तो उन्होंने वो दिखाई थी और काफी वीडियो वायरल भी आपने देखा हुई थी दुनिया के अंदर। तो इसलिए चाइना भी जो है वो बनाए जा रहा है इस टाइम पे। तो ये सारे ममालिक जो हैं, ये टॉप की जो 3 कंट्रीज हैं इस टाइम पे ये बनाए जा रहे हैं। उसके बदले में पाकिस्तान और इंडिया भी बनाए जा रहे हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि भाई इंडिया भी बनाया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने खुद कहा कि भाई पाकिस्तान भी बनाया जा रहा है। तो वो क्लेम कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास न्यूज है कि हम भी बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। इवन अभी आपने देखा रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने एक और न्यूक्लियर धमाके की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इल्जाम लगा और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको डिनाई किया कि ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा जो उन्होंने खबर जो है वो दी है। तो हर साइड पे अब ये सिलसिला है। तो एक आर्म रेस जो है, ठीक है जी, असलहे की रेस जो है वो उस टाइम पे स्टार्ट है पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है अब अपनी डिटरेंस क्रिएट कर रही है असले के नाम के ऊपर। इंपैक्ट ऑन रिजीम्स, इसका असर क्या हो रहा है जी? रिजीम्स मतलब हुकूमतों को कहते हैं। आर्टिकल जो 6 है, ठीक है, वो क्रेडिबली कोलैप्स हो रहा है फिल टाइम पे, और कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, अब वो बेसिकली जो है अब वो वेपन्स बनाना शुरू हो गई हैं उस रेस के अंदर। नॉन न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं जी? वो पहले ये देख रही थी कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जब वो रोक रही हैं तो हम भी रोकें। तो अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है मॉडर्नाइज कर रही हैं, यानी अपने आप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रही हैं, बनाए हुए तो हैं। तो जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो बनाने की रेस में आ चुकी हैं, ठीक है। अब यूरोप के अंदर भी हम ये देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अब वो भी तकरीबन कहीं जो है वो हम ये देख रहे हैं पैसिव हो चुकी है कि भाई हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने थे, अब वो भी खत्म हो गई, अब वो सारे बना रहे हैं। लो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अब हम ये देख रहे हैं कि ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का, कि वो बहुत लो हो चुका है और कोई भी जो है बना रहा है। और ये थिंकेबल एक है, हम ये कह सकते हैं कि भाई हम किस साइड पे जा रहे हैं। ये चीजें जो है ये दुनिया को, ये ग्लोब को कहां लेके जा रही हैं कि जब हर मुल्क जो है यहाँ पे रशिया, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे यूएस, ठीक है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, तो ये सब जब जो है नॉर्थ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है ब्राजील हो गया, बनाएंगे जब, तो पूरी दुनिया जो है वो असले का ढेर भरती जा रही है, असले का ढेर, कि एक चिंगारी हुई तो पूरी दुनिया जो है। तो ये आर्म रेसिंग जो है और हेजिंग, इसीलिए आपने देखा, अक्सर आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें वो एक ऐसा मंजर दिखाते हैं कि भाई एक वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 हुई है, और वो जो वर्ल्ड वॉर 3 हुई है उस वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर आपने क्या देखा कि भाई पूरी दुनिया तबाह हो गई है, दुनिया की सारी हरियाली तबाह हो गई है। तो दो तरह की चीजें आपको दिखाई जाती हैं, एक कि दुनिया किसी में कोई एक कोना बचा हुआ है, छोटा सा कोई कोना बचा हुआ है जहां पे ग्रीनरी मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, और पूरी दुनिया जो बची हुई है जो बहुत लिमिटेड है, अब वो उन रिसोर्सेज के ऊपर लड़ झगड़ रही है, क्योंकि जाहिर बात है रिसोर्सेज चाहिए, बाकी पूरी दुनिया तबाह है। तो ये एक्चुअली में ये होगा, आप देखेंगे रिसोर्सेज पे थोड़े से रह जाएंगे किसी एक कोने के अंदर, तो वहां पे फिर झगड़ा होगा। दूसरा आप ये देखते हैं कि भाई वो लोग जो आम जिंदगी गुजारते थे, अब वो बंकर्स बना रहे हैं। जैसे इसके ऊपर तो पूरी रिपोर्ट आ चुकी है कि दुनिया का हर पावरफुल शख्स जो है वो बंकर बना रहा है। और बंकर का पर्पस क्या है? सवाल ये है, जब वॉर नहीं होनी तो ये इतने इंटेलिजेंट लोग, एलॉन मस्क जैसे, ट्रम्प जैसे लोग, ठीक है, और ये मार्क जकरबर्ग जैसे लोग, ये क्यों बंकर्स बना रहे हैं? हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बना रहे हैं बंकर्स, ये क्यों बना रहे हैं?
इसका मतलब इन्हें पता है कि वॉर होने लगी है, इन्हें पता है कि इनका तो डायरेक्ट लिंक इल्यूमिनाटियों के साथ है भाई, तो इल्यूमिनाटी ही तो वॉर्स को डिजाइन करते हैं, तो इल्यूमिनाटियों ने डिसाइड किया हुआ दुनिया को तबाह करना है आगे, तो ये इसीलिए बंकर बना रहे हैं कि भाई ये सब मरेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशंस होंगी और हम इन बंकरों के अंदर रहेंगे 30-40 साल, और उसके बाद जो है बाहर की दुनिया जब सेट हो जाएगी तो हम बाहर आ जाएंगे। तो वो ये एज्यूम कर रहे हैं और बंकर्स बना रहे हैं, और ये पूरी रिपोर्ट्स आप देख ले मौजूद हैं इंटरनेट पे। तो या फिर आप ये देखते हैं कि वो एक जगह जो बचती है हरियाली वाली, वहां पे रिसोर्सेज की वजह से जो है फिर फाइट होती है, और बाहर कोई आम सांस नहीं ले सकता, आपको बाहर निकलते हैं तो आपको जो है मास्क वगैरह पहन के निकलना पड़ता है, क्योंकि बाहर रेडिएशन है, न्यूक्लियर वॉर हुई है ना, तो न्यूक्लियर वॉर की तो जैसे कहा जाता है जी 1944-45 के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटम बम फेंके गए हैं, तो उनकी सालों तक रेडिएशन रही हैं, बच्चे जो है वो लंगड़े अपाहज पैदा होते रहे हैं, जमीन आज भी उनकी पहाड़ काले हैं, कोई वहां पौधा नहीं उगता। तो फिर आप ये सोचें कि कितने साल ये जो आज मॉडर्न जो सारे वेपन्स हैं इसके थ्रू जो दुनिया तबाह होगी, तो कितने साल यहाँ पे हरियाली नहीं होगी और कितना शदीद किस्म का नुकसान होगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर, जहां पे जैसे पाकिस्तान इंडिया जब वॉर होती है ना, एक पैनिक क्रिएट होती है, डिसीजन मेकिंग का आपको टाइम नहीं मिलता, आप रिस्पॉन्ड करते हैं बजाय इसके कि अगला जो है वो आपके वेपन्स को तबाह कर दे, यूज इट और लूज इट। तो वो जो हमने फिलॉसफी पढ़ी है, तो जाहिर बात है फिर यूज इट ही होगा, क्योंकि बजाय इसके कि इतना पैसा लगा के उसको लूज तो कोई नहीं करना चाहेगा कि मैंने एटम बम बनाया, इतनी पाबंदियां सही, इतना पैसा लगाया तो अब अगला तबाह कर दे, तो उससे बेहतर है मैं इसको यूज कर लूं। तो फिर यूज इट होगा, लूज इट वाली कहानी नहीं होगी। तो पूरी दुनिया जब वॉर में एंगेज होगी तो टाइम ही नहीं होगा डिसीजन मेकिंग का, तो उसमें जो है दुनिया ने तबाह ही होना है, और पाकिस्तान भी उसमें शामिल होगा, जाहिर बात है हमारे पास भी है। और फिर मल्टीपल वॉर स्टार्ट हो जाती हैं, जब भी ये इस तरह की वर्ल्ड वॉर्स होती है ना, मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर वॉर स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे देखिए इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि आर्म रेसिंग और हेजिंग जो है वो कहां पे हो रही है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, और इसी तरह से जो है ये जो हमारा नॉर्थ कोरिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, इन्होंने फिलहाल तक एनपीटी साइन नहीं की हुई, ठीक है। तो जब ये इन्होंने एनपीटी साइन नहीं की हुई तो ये तो बनाए जा रहे हैं, और ईरान का भी इल्जाम लगाया जा रहा था, लेकिन ईरान के साथ उन्होंने आपने देखे क्या किया, सेक्शंस एंड टेक्नोलॉजी डिनाइल पॉलिसाइजिंग नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है जी। तो इस टाइम पे सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी डिनाइल्स भी हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इस टाइम पे कि अब ईरान के ऊपर, ये तो कमजोर है, उसके ऊपर सैंक्शंस आपने लगा दिए स्नैपबैक के तहत, उनके ऊपर वो लग गए, लेकिन अब आपको कौन रोकेगा? रशिया को आप रोक सकते हैं, उसके ऊपर भी सैंक्शंस आपने लगाए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी बनाए जा रहे हैं। चाइना को आप रोक सकते हैं, तो इनको रोक नहीं सकते। तो ब्लर लाइन इस टाइम पे है जो आपको दिखाई नहीं दे रही कि भाई ये जो न्यूट्रल नॉन प्रोलिफरेशन स्टेट्स हैं, क्या ये बना रही हैं कि नहीं बना रही, ठीक है। तो बना तो रही है, जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया, ये न्यूट्रल कंट्रीज हैं, इन्होंने साइन नहीं की हुई एनपीटी। ईरान एंड कोलैप्स ऑफ JCPOA, ठीक है। अब ईरान जो है उसके ऊपर पहले इल्जाम लगा, लेकिन अब वो उसकी कहानी खत्म है। तो ईरान का 2015 की डील के तहत जो है P5+1 किया गया था कि P5 वीटो पावर जिनके पास, और +1 जो है वो जर्मनी को भी साथ में ऐड किया गया कि भाई आप फैसला करेंगे कि ईरान जो है वो ना बनाए। तो उसके लिए उन्होंने इसके ऊपर पाबंदियां लगाई, जिसका आपने देखा जो ट्रंप साहब है उन्होंने 2018 में विड्रॉ कर लिया कि हम एक बेहतर मैकेनिज्म के तहत बनाएंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं उन्होंने कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं बनाया, ईरान को फ्री हैंड दिए रखा कि भाई इसको कुछ 4-5 साल दो ताकि ये कुछ बिल्ड करे, और फिर उसके बदले में हम इसको तबाह करें, ठीक है, और इल्जाम लगाएं। तो ये सारा जानबूझ के ऐसे ही लगता है कि उन्होंने किया, वरना अमेरिका को क्या जरूरत थी विड्रॉ करने की, और ना ही कोई मैकेनिज्म दिया। और फिर उसके बाद अमेरिका ही अब जो है उसको फ्रोडो को उसने तबाह किया, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव था, और आपने देखा B-12 बॉम्बर के थ्रू उसने उसे मारा है और नीचे तक तबाह कर दिया है। तो ये कहा गया, और मैक्सिमम प्रेशर जो है वो डाला गया रशिया और चाइना के ऊपर भी। तो अब उसके बाद भी जो है आप देखिए कुछ भी फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, चीजें तो बढ़ी रही हैं। और अब रिसेंटली क्या हुआ, 13 जून 2025 को इजराइल ने जो है वो क्या किया जी, एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की हैं पूरी प्रॉपर, और उसके बाद जो है 14 दिन की वॉर हुई है दोनों साइड से ही, और उसके नतीजे के तौर पर ईरान को शदीद नुकसान हुआ। उसके जो है वो एटमी साइंटिस्ट मार दिए गए, टॉप लीडरशिप शहीद कर दी गई, उसके जो 3 पावर प्लांट्स थे, फ्रोडो हो गया, नताज हो गया और स्फहान हो गया, इन तीनों को जो है वो तबाह कर दिया गया, ठीक है। फ्रोडो को अमेरिका ने किया, आपने देखा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप इनसाइड था, तो वहां पे B-12 बॉम्बर ही इस्तेमाल हो सकते थे, तो उसने जो है वहां पे किया, और ये इस तरह से 21 जून को हुआ। तो ये क्या हुआ जी, उनकी कैपेसिटी जो थी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, वो उन्होंने खत्म कर दी है यूरेनियम एनरिचमेंट का इल्जाम लगा के। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, तो इस टाइम पे रशिया जो है वो 2022 की वॉर के बाद से तो इस ट्रीटी से बिल्कुल निकल चुका, और अब वो सैंक्शंस तो उसके ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन उसे सैंक्शंस की परवाह नहीं है। वो हाई टेक सेक्टर्स की तरफ जा रहा है वॉर के अंदर, ठीक है। और वो क्या कर रहा है जी, वो उसने कॉपरेशन भी खत्म कर दी है आर्म कंट्रोल के ऊपर, और वो बना रहा है और न्यूक्लियर सिग्नलिंग भी दे रहा है। ये जो न्यूक्लियर सिग्नलिंग टर्म है स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर सिग्नलिंग ही पाकिस्तान ने दी थी, तो ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर स्टॉप हुई थी, सीज फायर हुआ था।
क्योंकि पाकिस्तान ने यूएस को या बाकी वाले को बताया कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे अगर वॉर बढ़ेगी, तो ये न्यूक्लियर सिग्नलिंग एक थ्रेट पैदा करती है। इसी पे हमने लास्ट बात की थी कि मिस कैलकुलेशन बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। मिस कैलकुलेशन जो होती है वो नुकसानदेह है। मिस कैलकुलेशन क्या है? अब रशिया न्यूक्लियर सिग्नलिंग बार बार दे रहा है कि भाई अगर नेटो के अंदर इन्वॉल्व हुआ, उसने अपनी फोर्सेस भेजी यूक्रेन में, तो मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। अगर आपने फलां जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी भेजी तो मैं तब भी करूंगा। वो रोक रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर सिग्नलिंग दे रहा है, लेकिन इसको क्या किया जा रहा है? मिस कैलकुलेट किया जा रहा है। मिस कैलकुलेट किया जा रहा है कि नहीं भाई कहां करेगा, क्यों करेगा। तो मिस कैलकुलेट का मतलब यही है कि भाई आप किसी भी टाइम पे फिर वो कर दे तो आप मुंह देखते रहे उसका कि क्या हो रहा है। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2024 में मैंने जो लास्ट करंट अफेयर्स के लेक्चर्स दिए थे लास्ट ईयर, उसमें मैंने बताया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी की हुई है, जिसमें खास करके रेडिएशंस के बाद जो हालात होते हैं, जो सेहत पे इंपैक्ट होते हैं, तो उसको रोकने के लिए स्पेशल किस्म की गोलियां जो है वो बनाई गई, उसकी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं यूरोप के अंदर अमेरिका के पैसों के ऊपर, ठीक है, कि यूरोप के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे वो टैबलेट्स जो है वो बनाई जा रही हैं कि कब किसी भी टाइम पे अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो वो टैबलेट्स वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोगों की सेहत के ऊपर कम से कम असर हो। इसके अलावा वो मैकेनिज्म बना रहे हैं, उनके ऊपर काम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, और कुछ के ऊपर कर रहे हैं कि जो मैकेनिज्म उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत में बचाएगा, यूरोपियंस को बचाएगा, उन्हें सिक्योर करेगा, सेव करेगा, जिसमें उनका बंकर्स भी उसी का ही एक हिस्सा है एक तरह से, ठीक है। तो उन्हें पता है अमेरिकन को, वरना वो इतना पैसा क्यों लगाएं भाई। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रही थी सारे का सारा वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी, और उसने जो है अच्छा खासा पैसा इसके ऊपर लगाया हुआ था। उसके बाद जी उन्होंने वो जो सूट पहनते हैं जो न्यूक्लियर जो रेडिएशन होती है उससे बचाता है, वो सूट्स बहुत बड़े पैमाने पे बनाए हैं और बना रहे हैं कि भाई कल को जब फिर वॉर होगी तो ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि वो जो उसके हालात बनते हैं। तो उनका यही इरादा है कि शायद वो खुद स्ट्राइक करें, ठीक है। वो स्ट्राइक का वेट नहीं करेंगे, लूज इट और यूज इट की फिलॉसफी के तहत वो खुद स्ट्राइक करेंगे, वो यूज करेंगे और रशिया को तबाह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बदले में फिर अगर रशिया आगे से सेकंड स्ट्राइक में रिटेलिएट करता है तो नुकसान तो होगा, लेकिन वो कम होगा पहली स्ट्राइक की बनिस्बत। तो उनकी फिलॉसफी ये है, वो उसके ऊपर पूरा आर्टिकल्स आ चुके हैं कि किस तरह से वो खुफिया तौर पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, टेक और डिनाइल ऑफ चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी भी ले रहा है और आगे बढ़ रहा है, और चाइना भी जो है इसको नहीं मान रहा, ठीक है। तो वो अब यूएस और चाइना का इस टाइम पे कंपटीशन है। तो एडवांस सेमीकंडक्टर्स जो है वो अमेरिका ये कह रहा है कि मैं इसको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये इसको वॉर टेक्नोलॉजी में यूज करेगा, ठीक है। जबकि वो अपना जो है वो क्या कर रहा है जी, अपनी टेक्नोलॉजीज, अपने हार्डवेयर को जो है वो यूज करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को बिल्ड कर रहा है। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज की रेस है, ये भी हमें ये बता रही है कि ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होंगे और अपने आप को ये मजीद वेपनाइज करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल जो वेपन्स हैं वो भी यहाँ पे यूज होंगे डिफरेंट रीजन्स के अंदर, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन है तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, यूएनएससी डेडलॉक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगर हम डेडलॉक की बात करते हैं तो वो जो P5 थे, अब वो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी पैसिव है। अगर हम ये उम्मीद रखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कल को कोई रेजोल्यूशन इस तरह की लाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि P5 में कोई भी डिसीजन जब होता है तो उसके ऊपर कोई वीटो नहीं होना चाहिए, जबकि रशिया तो उसका मेंबर है, चाइना उसका मेंबर है। तो रशिया भी वीटो करेगा जब उसके खिलाफ कोई चीज आएगी, चाइना भी करेगा। सो वो ऑलरेडी डेड है। जो रशिया या चाइना का जो स्टैंड है वहां पे P5 के अंदर, तो वो तो वैसे ही डेड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो सकेगा। उसकी प्राइमरी एग्जांपल आप देखें, 14 बार जो है वो सीज फायर के लिए जो है रशिया ने या चाइना ने या मुख्तलिफ मालिक ने जो है वो रेजोल्यूशन पेश की है, लेकिन हर बार अमेरिका ने 14 बार उससे जो है वो वीटो किया और कोई फैसला नहीं हो सका, और सिर्फ एक अमेरिका की वजह से इतनी तबाही जो है वो हुई है। तो इस टाइम पे रशिया, चाइना और जो यूएस हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो उन्होंने वोट होल्ड किए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इनकी राइवलरीज की वजह से वहां पे वो बिल्कुल पैसिव है, कोई काम नहीं कर रहे, और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैरालिसिस पे है, ठीक है। वो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। हालांकि उसको बनाया इसलिए गया था कि ये जो बड़ी पावर्स हैं, जो एलाइड पावर्स हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस को इस्टेब्लिश किया था कि हम अपनी मर्जी से दुनिया को कंट्रोल करेंगे और दुनिया में कोई जंग नहीं होने देंगे, तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर हम खुद ही जंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो फिर हमें कौन रोकेगा। ये मैकेनिज्म इन्होंने तय नहीं किया था। तो उसके बदले में अब देखिए, ईरान जो है उसके भी रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसके चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं, और इसीलिए जो है अब वहां पे उसके थ्रू स्नैपबैक की सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अब फिर भी स्नैपबैक हो गया, यानी यूएन के अंदर अगर वो ईरान के इशू को लेके जाते तो वहां पे जाहिर बात है रशिया और चाइना वीटो करते और वो पाबंदियां ना लगा सकते, लेकिन आईएईए के थ्रू इस बात को निपटा दिया गया, और आईएईए के थ्रू जो है ये जो पावर्स हैं, आपने देखा कि
जो 3 कंट्रीज है, जर्मनी ने, फ्रांस ने और जो है वो यूके ने खुद से ही इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं, और उसके बाद यूएन ने भी जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। बजाय इसके कोई वोटिंग करते कुछ होता, ऐसा नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया के हाल से अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के बारे में अभी जो है वो ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि भाई उन्होंने बनाया हुआ है। 2017-18 तक जो है उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, और इसका क्रेडिट आप कह ले या इल्जाम कह रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर है कि भाई बेनजीर भुट्टो जो है उन्होंने ये टेक्नोलॉजी उन्हें दी है, वो छुपा के लेके गई वो सारे मैप्स वगैरह कि भाई वो उन्होंने फिर नॉर्थ कोरिया को दिए और उसके बदले में जो है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे बनाए हैं। तो वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इन चीजों का, ठीक है, कि पाकिस्तान इंतहाई गैर जिम्मेदार रियासत है कि इसने खुद तो बनाई, ठीक है, और ऊपर से जो है दूसरों को भी बांट रहा है, ईरान को भी हमें देने का इल्जाम है। तो इसलिए उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं है। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन जो है वो रशिया इस टाइम पे जो है वो क्योंकि P5 का मेंबर है तो उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं हो सकता यूनाइटेड नेशन के अंदर, जबकि यूक्रेन के जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स थे वो उसने 1996 के अंदर जो ट्रीटीज थी इसके तहत छोड़ दिए थे। अब उसको छोड़ तो दिया, डिसआर्मेंट उसने की, लेकिन आज वो डिसआर्मेंट को लेके पछता रहा है। फॉर IAEA मींस इसका क्या मतलब है कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब काम नहीं कर रही तो IAEA क्या करेगा, इंटरनेशनल जो एनर्जी का इदारा है वो क्या करेगा। तो अब ये एनर्जी क्या करेगी जी, डिटेक्ट और रिपोर्ट तो करेगी वायलेशंस की, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कोई पनिशमेंट नहीं हो सकेगी, क्योंकि पनिशमेंट करनी है, इसका काम है रिपोर्ट करना, और रिपोर्ट करके यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को बताना कि भाई फलां मुल्क जो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ईरान इनके इंटरेस्ट में था तो वहां पे तो उन्होंने अटैक कर दिए, तो जहां पे जो इनके इंटरेस्ट में नहीं है या जिन पे इनकी पहुंच नहीं है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसलिए जो है IAEA भी एक तरह से अब जो है वो पैसिव हो चुका है, और ये सिर्फ कमजोर ममालिक को रोकने के लिए अब इस्तेमाल होगा, बड़े ममालिक के लिए नहीं है। 2025 कॉन्टेक्स्ट की बात करें अगर, राइवलरी जो है वो हार्डन हुई है और कॉपरेशन श्रिंक हुई है, ठीक है जी, जो दुश्मनियां हैं वो बड़ी हैं और जो ताउन है वो कम हुए हैं 2025 के अंदर। तो इसका मतलब 2026 में भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, 27 में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा मजीद शिद्दत के साथ। तो हर अगले साल हम मजीद न्यूक्लियर वॉर के करीब हो रहे हैं, ठीक है। तो यूएस और चाइना की जो आर्म कंट्रोल आर्किटेक्चर है वो इस टाइम पे बंद हो चुका है, यानी वो खत्म, वो पैसिव हो चुका है, ठीक है, वो इफेक्टिव नहीं रहा, वो बंद हो चुका। न्यू स्टार्ट टॉक्स जो है वो फेस कर रही हैं, जो स्टार्ट होने से पहले ही उनकी एक्सपायरी भी हो गई और उनके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ, रशिया ने जो है सस्पेंड किया हुआ है। तो इस वजह से जो है हम ये कह रहे हैं कि भाई 2025 में राइवलरीज बढ़ी हैं और चीजें आगे खराब हुई हैं। यूएस चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन थी वो भी कम हुई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, तो वहां पे बेसिस बनी हुई है बहुत ज्यादा, अमेरिका की भी और चाइना की भी, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वो बिल्कुल आमने सामने है। और किसी भी टाइम पे ताइवान की वजह से जो है साउथ चाइना सी के अंदर वहां पे वॉर हो सकती है, क्योंकि चाइना ये ब्लेम कर चुका है कि भाई ये मेरा हिस्सा था और मैं इसको किसी भी सूरत, उसने जो परेड की आपने देखा उसमें उसने कहा कि किसी भी सूरत मैं ताइवान को नहीं जाने दूंगा। किसी भी सूरत का क्या मतलब है, मुझे वॉर करनी पड़ती है, मुझे न्यूक्लियर वॉर करनी पड़ती है तो मैं करूंगा, लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगा, ये एक डर है। अमेरिका ने दूसरी से कहा हम भी किसी भी सूरत, ठीक है, हम भी किसी भी सूरत जो है वो ताइवान को चाइना के पास नहीं जाने देंगे। इसका मतलब वो भी न्यूक्लियर वेपन्स कह रहे हैं हम यूज करेंगे, किसी भी सूरत का मतलब यही है ना, जंग तो नॉर्मल चीज है दुनिया में, तो न्यूक्लियर वॉर जो है वो थोड़ी सी अब नॉर्मल है। सो ये फ्लश पॉइंट है, साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान एक फ्लश पॉइंट है। तो इसी तरह से इंडो पैसिफिक की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा है। सो हम ये कह रहे हैं कि जब इनके बीच में राइवलरी है, बातचीत तो हो नहीं रही, तो जब बातचीत ही नहीं हो रही तो एक्सपेक्ट यही करेंगे ना कि फ्यूचर में हालात खराब होंगे। तो रशिया जो न्यूक्लियर रेटरिक है, जो उसका बयानिया है, वो ऑलरेडी ये कह चुका है कि भाई हम डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं बेलारूस के अंदर, ठीक है। बेलारूस जो है वो नेटो का कंट्री नहीं है, वो उसके साथ बॉर्डर लगता है, तो वो कह रहे हैं हमने बेलारूस के अंदर डिप्लॉयमेंट कर दी है ऑलरेडी। जब हम यहां से बटन प्रेस करेंगे तो हम पूरे के पूरे जो है वो अमेरिका को भी और खास करके जो है यूरोप को भी तबाह करेंगे। सो इसका मतलब अब वर्ल्ड वॉर एक बटन के दहाने पे खड़ी है। तो ये हालात है न्यूक्लियर वेपन्स के, और हमारे पाकिस्तान के अपनी आप देख लें ये हालात हैं। तो ओपन न्यूक्लियर क्रोजन जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ऑलरेडी जो है वो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, और ग्रेट पावर्स जो हैं वो ऑलरेडी खुद जो है वो यूज करने में और इसको मजीद मॉडर्न करने में और आगे करने में लगी हुई हैं। तो हमें अंदाजा हो रहा है चीजें बढ़ रही हैं। डज एनीथिंग स्टिल वर्क, कि क्या अब भी कोई चांसेस हैं दुनिया को इस वॉर से बचाने के? थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं और आज के इस लेक्चर से डर जाएं कि यार ये दुनिया कहाँ जा रही है। क्या आपको भी एक बंकर बनाने की जरूरत है? लेकिन जो बंकर आप बनाएंगे वो किसी काम का नहीं होगा भाई। वो बंकर जो है ना, जो उन्होंने बनाए हैं ना, वो बंकर ही वहां पे काम कर सकते हैं। सो क्या कोई काम कर सकती है कोई चीज?
फिलहाल तक तो लग नहीं रहा। जितना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट अब पैदा हो चुका है दुनिया के अंदर और सिक्योरिटी डायलेमास शदीद होते जा रहे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो आगे हम कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट बात करेंगे, तो ये चीजें सारी बता रही हैं कि अब चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है कि रिवर्स हो सकें, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब फिर वो यही एक मैकेनिज्म होगा कि भाई इस टाइम पे थ्रेट कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो एट द एंड क्या ऑप्शन बचेगा, और चाइना दे रहा है। इसका मतलब वेस्टर्न ब्लॉक सारे का सारा एक है, तो वेस्टर्न ब्लॉक के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि वो ऐसा करे कि मिलके रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वॉर जो कर दे, उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दे, वो सोया हो जैसे अमेरिका ने किया ईरान के साथ, वो सोया हो जी, वो तैयार ना हो, वो अनप्रिपेयर्ड हो, और ये क्या करें जिसके ऊपर अटैक कर दें और उसको तबाह कर दें, और उसके बाद जो है कहें जब दुनिया में पीस आ चुका, अब देखो जैसे ईरान के साथ उन्होंने किया, और दुनिया को ये कह दिया कि अब देखो अब जंग नहीं होगी, अब आने वाले वक्त में सुकून से आप रहोगे। एक तो ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि रशिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, तो कैसे होगा कि भाई अगर उसने आगे से मुड़ के जवाब दिया तो फिर आप करेंगे, आप सहन कर सकेंगे। फिर रशिया के बाद अगला नंबर चाइना का आएगा, तो चाइना भी जाग रहा है, वो भी ये नहीं होने देगा, उसे पता है कि अगला फिर मुझे टारगेट करेंगे, तो फिर वो पहले से आगे से रिटेलिएट करेगा। सो ये चीजें अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं, तो अब चांसेस क्या बचते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा वीक चांसेस हैं जी, डेड हो चुके हैं तकरीबन। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो एनपीटी जो है वो स्टिल हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल मेंबरशिप है। अगर हम कोई मैकेनिज्म बनाएं और ये जो कंट्रीज हैं खास करके इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल और जो नॉर्थ कोरिया है, इनको भी हम जबरदस्ती इसमें शामिल करें इंटरनेशनल प्रेशर के थ्रू कि भाई जितने भी आपके पास हथियार हैं दैट्स इट, काफी हैं, बस करो, अब वॉर को खत्म करो, ठीक है, पीस की तरफ बढ़ते हैं, और अब आपने कोई नया वेपन नहीं बनाना, और अपनी भी वॉर के लिए ये मैकेनिज्म बनाएं, सिर्फ एक यूक्रेन की वजह से ये सब तबाह ना करें दुनिया का अमन, और जो मांग रहा है रशिया उसे दे दें, दैट्स इट। लेकिन ये एक अलग फिलॉसफी है कि जब उसे देंगे तो वो इतने मुल्क उसके सामने घुटने टेकेंगे तो वो और मजीद आगे बढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म करके मान लें, दैट्स इट, वॉर खत्म करें, बजाय इसके कि वॉर आगे बढ़ रही है, लेकिन होना ऐसा नहीं है। और आईएईए जो है वो क्या कर रहा है जी, उसको वो मॉनिटर तो कर रहा है, लेकिन अब वो पैसिव मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग को थोड़ा स्ट्रांग बनाया जाए, वो चेक करे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, अब ये न्यूक्लियर वेपन्स को इस टाइम पे जो है वो रोक सकती है, अगर इस ट्रीटी में सारे ममालिक को जबरदस्ती जो है प्रेशराइज किया जाए कि भाई अब आपने जो है वो वेपन्स नहीं बनाने, डिसआर्मेंट करनी है, तो फिर भी कुछ ना कुछ चांसेस हैं, लेकिन ये सारे वो बातें हैं जो थ्योरी के अंदर हैं, शायद कि प्रैक्टिकली अब ये पॉसिबल नहीं है। तो आर्म कंट्रोल की हम बात कर सकते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, और ज्वाइंट नॉन प्रोलिफरेशन डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं। तो किसी बड़े लेवल के ऊपर अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, रशिया के थ्रू, चाइना के थ्रू, यूएस के थ्रू, तो शायद पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज अब कुछ भी पीछे नहीं बचा कि जो हो सके। तो हम ये देख रहे हैं जो ग्रेट पावर्स हैं, यूएस है, चाइना है, रशिया है, ये अब क्या कर रही हैं जी, ये अब बेसिकली मजीद नॉन प्रोलिफरेशन को कमजोर कर रही हैं, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन को क्या कर रही हैं, उसको कमजोर कर रही हैं, और वो जो 1970 की ट्रीटी थी वो अब पैसिव हो चुकी है एनपीटी की, और ये खुद ही उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है चीजें मजीद खराब होंगी, और जो है वो हालात दुनिया के मजीद खराब होंगे, और हमें वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक ही काम हो सकता है, बंकर बनाओ भाई, आप लोग बंकर बनाएं अपने लिए, ठीक है, पहाड़ों में जाएं, वहां पे डीप कोई जाके जो है कोई बंकर शंकर बनाएं, तो फिर आपकी बचत हो सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्लश पॉइंट्स क्या हैं दुनिया के अंदर, अगर हम देखेंगे जहां पे पॉसिबली जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो या तो ये सारे एंगेज हो जाएंगे, या जो है इनमें से कुछ होंगे, या कहीं एक जगह से स्टार्ट हो सकते हैं। पहला फ्लश पॉइंट साउथ एशिया है, न्यूक्लियर फ्लश पॉइंट। न्यूक्लियर फ्लश पॉइंट का मतलब है जहां पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, ठीक है, जहां पे चांसेस ज्यादा हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का फ्लश पॉइंट है जी, और उसका रीजन है कश्मीर। तो कश्मीर के ऊपर हमारी एक न्यूक्लियर वॉर एक्सपेक्टेड है कि हम किसी भी टाइम पे करेंगे, और उसकी सबसे प्राइम जो आपने देख लिया मई 2025 जो है, ये इस बात की दलील है कि यस ये फ्लश पॉइंट है, और यस कश्मीर के ऊपर वॉर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अभी रिसेंट हुई है। तो ये इस बात की एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि अब ये सिर्फ थ्योरी है, ये थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली ये चीज हुई है। सो यहाँ पे ये फ्लश पॉइंट है। इनकी जो डॉक्ट्राइन है वो एसिमेट्री है, यानी चीजें छुपी हुई हैं, ना वॉर ना पीस है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी इंडिया की है, लेकिन वहां पे भी क्वेश्चंस हैं कि वो करेगा कि नहीं करेगा। और पाकिस्तान जो है वो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की बात करता है कि हम सब यूज करेंगे भाई, पहले करें बाद में करें। इनके ऑलरेडी वॉर्स हो चुकी, 1999 में, 2001-2 का स्टैंड अप हुआ, मुंबई अटैक 2018 का हुआ, बालाकोट 2019 का हुआ, और मई 2025 का ड्रोन मिसाइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये फ्लश पॉइंट है, और यहां पे कल को वॉर न्यूक्लियर हो सकती है, ठीक है।
और इसका यहाँ पे अब राइजिंग कैपेबिलिटीज भी इनकी हो रही हैं, जैसे MIRV जो हमने डिस्कस किया, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, क्रूज मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, ISR हो गए, तो ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं, जब ये अपने आप को एडवांस कर रहे हैं और ये चीजें हासिल कर रहे हैं। फास्ट एस्केलेशन है, शॉर्ट डिसीजन मेकिंग टाइम है, तो ये सारी चीजें मिसकैलकुलेशन है यहाँ पे ये बता रही हैं कि ये फ्लैश पॉइंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होगी जिसके चांसेस हैं। दूसरा जो है फ्लश पॉइंट है जी कोरियन पेनिनसुला, ठीक है जी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएस। तो ये जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएस बन रहा है, यहां पे भी एक थ्रेट मौजूद है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो इस टाइम पे पार्टनर है यूएस का, ठीक है। तो यूएस और जो साउथ कोरिया है वो मिलके यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, और उसके बदले में वो ऑलरेडी जो है वो रशिया के साथ, आपको पता है, एक अलायंस में गया हुआ है, और रशिया आगे से जो है वो इसके साथ मिलकर रिस्पॉन्स कर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रशिया की हेल्प कर रहा है यूक्रेन वॉर के अंदर, नॉर्थ कोरिया। तो फिर यहाँ पे ये फ्लश पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये चांसेस हैं। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने आप को एडवांस कर रहा है न्यूक्लियर और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर, और रशिया इसकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे इसी वजह से दुनिया को तकलीफ होती है कि यार ये तो इतना गैर जिम्मेदार मुल्क है, तो रशिया जैसे मुल्क को क्या जरूरत है इसको असला देने की, ये किम जोंग तो पहले से पागल है आधा। तो सवाल ये है कि आप क्यों इसकी हेल्प कर रहे हो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी देने में कि दुनिया को ये तड़ी लगा के बैठा रहे, तो ये तो गलत बात है, और ये तो न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, हकीकत भी यही है। तो यूएस जो है वो अपनी डिटरेंस को साउथ कोरिया में गया हुआ है और जापान तक उसने रखी हुई है, यानी इसका मतलब यूएस ने जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट साउथ कोरिया में की हुई है और जापान में की हुई है कि वक्त जरूरत जब इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा तो ये यहीं से इसके ऊपर अटैक करेगा। और कोई पीस ट्रीटी भी फिलहाल साइन नहीं हुई भी इनके बीच में, ठीक है जी। और यहाँ मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, और रिस्क क्या है, एक्सीडेंटल एस्केलेशन का यहाँ पे है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में भी एक्सीडेंटल ही है, ठीक है, लेकिन ये है कि किसी भी टाइम पे जो है वो नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी कभी जो है गार्बेज भेज देता है जी साउथ कोरिया में, कभी क्या भेज देता है, ठीक है। तो इस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। थर्ड फ्लश पॉइंट है जी मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल और यूएस। गो कि अब इसके चांसेस कम हो गए, लेकिन जाहिर बात है अब देखिए ये फ्लश पॉइंट भी एक रियलिटी है, ठीक है। इसके अंदर भी वही ट्रायंगल बन रहा है कि एक साइड पे हम ये देख रहे हैं यूएस है, एक साइड पे इजराइल है, जिसकी कहने के ऊपर यूएस ने जो है वो ईरान के साथ क्या किया। तो ईरान जो है वो फ्लश पॉइंट था, लेकिन फिलहाल वो अगले कुछ साल तक शायद ना हो, लेकिन फिर भी थ्रेट मौजूद है, ठीक है। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अगर वो उसको एडवांस करता है, जैसे वो कह रहा है मैं आगे बनाऊंगा और वेपन कैपेसिटीज लेके आता है, तो इजराइल क्या करेगा जी, इजराइल के पास फिर यही ऑप्शन होगा कि वो उसको अपनी बका के लिए, ट्रस्ट डेफिसिट है ना, तो ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से बजाय इसके कि वो ये कहे कि ये बनाए और मुझे मारे, तो पहले से ही मारेगा उसको। और जैसे 2025 का ईरान इजराइल वॉर हुई है, तो ये इस बात की अलामत है कि यस भाई ऐसा है और इन फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट फ्लश पॉइंट है जी यूएस चाइना राइवलरी, ताइवान स्ट्रीट और वेस्टर्न पैसिफिक। कि यूएस चाइना राइवलरी दो रीजन्स के अंदर बहुत ज्यादा है, एक साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, जहां पे ताइवान मौजूद है, और दूसरा जो है वो पैसिफिक ओशन की जो पॉलिटिक्स है या ट्रेड है पैसिफिक ओशन की, उसके अंदर है। तो दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक हैं, तो यहाँ पे जो है फ्लश पॉइंट ताइवान बनेगा ही बनेगा, जो वो मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों ही सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है ताइवान को। तो इस टाइम पे ताइवान की अगर करंट पोजीशन देखेंगे तो ताइवान जो है ज्योग्राफिकली तो जाहिर बात है चाइना के साथ ही है, लेकिन कल्चरली अगर हम देखेंगे तो वहां पे डिविजन्स हैं, कुछ लोग चाइना की सपोर्ट में हैं और कुछ लोग जो है वो अमेरिका की सपोर्ट में, मेजॉरिटी में आप ये कह लें अमेरिका की सपोर्ट में है, और माइनॉरिटी में जो है वो चाइना की सपोर्ट में है, ठीक है। लेकिन चाइना अपने इन्फ्लुएंस के लिए अपनी गवर्नमेंट वहां पे लाता है, जो कोशिश करता है कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो उससे सपोर्ट करे। तो अभी जो वहां पे गवर्नमेंट मौजूद है वो प्रो अमेरिका है, प्रो चाइना नहीं है। चाइना जो है वो रैपिड न्यूक्लियर को मॉडर्नाइज कर रहा है और पॉसिबली 2030 तक 1000 वॉरहेड्स वो बना लेगा। सो अभी उसका वॉर का टाइम नहीं है, वो वेट कर रहा है, ठीक है। तो यूएस जो है वो क्या करेगा जी, ताइवान स्ट्रीट को वो ऑलरेडी कह चुका है भाई हमारे रिलेशंस का हिस्सा है, हम इसको किसी भी शक्ल में नहीं छोड़ेंगे। तो ये फ्लश पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट फ्लश पॉइंट है जी रशिया और नेटो कन्फ्रंट्रेशन, जो अभी रिसेंट है और जहां पे सबसे पहले जो हो सकता है वो यही है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां जो हैं वो 2 साल पहले 2022 से स्टार्ट कर दी गई थी, ठीक है, शायद उससे भी पहले हो, तो 2024 में अच्छा खासा इस पे काम हुआ। यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोप जो है, अब ये हो सकता है जी फ्लश पॉइंट, ऑलरेडी वॉर लगी हुई है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, नेटो के पास और रशिया के पास, और सिग्नलिंग, न्यूक्लियर सिग्नलिंग भी एक दूसरे को दे रहे हैं। तो किसी भी टाइम पे रशिया बेलारूस के अंदर डिप्लॉय तो कर चुका है, तो किसी भी टाइम पे जो है ये ट्रिगर होगा, किसी भी साइड से मिस इंटरसेप्शन हुई तो उसके बाद क्या होगा जी, वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पहले नंबर पे ये है, ठीक है, रशिया और नेटो का जो कन्फ्रंट्रेशन है, और इंडिया और पाकिस्तान की जो है ये टॉप पे इस टाइम पे आप देखें। उसके बाद क्या है जी, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम जोन, यहां पे भी हो सकता है जी वही यूएस चाइना राइवलरी जो है, यहां पे भी वही इश्यू है।
इसराइल और पाकिस्तान के लो प्रोबेबिलिटी बट चांसेस हैं, इसराइल पाकिस्तान के चांसेस हैं, लो प्रोबेबिलिटी जरूर है। और अब हम जैसे जो है वो सऊदीया के साथ पैक्ट में गए हैं तो अब चांसेस बढ़ गए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं ना, पहले इनडायरेक्ट थे, अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। तो अब जैसे हम पूरी दुनिया के अंदर हम एक दूसरे को नहीं मानते, नफरत है, कॉपरेशन नहीं है, मुस्लिम वर्ल्ड में हम अपने आप को बकार रखना चाहते हैं, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है, रिस्क यहां पे मौजूद है। और नंबर 8 पे आर्टिक जो है मिलिटराइजेशन, रशिया, यूएस और नेटो, यहां पे भी वही हो रहा है। जो आर्टिक रीजन है, ठीक है, सर्कल को ज्यादा अच्छा नहीं बना, तो आर्टिक रीजन इसको एक और बनाते हैं। ये तो ये जो आर्कटिक रीजन है, यहाँ पे नॉर्थ पे जहां पे बर्फ का इलाका है, ग्लेशियर्स अब वहां से पिघल रहे हैं, बेसिकली आइस वहां पे मेल्ट हो रही है, रिसोर्सेज का वहां पे अब कंपटीशन है, अलास्का की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो बेसिकली वहां से भी अब ऑयल एक्सप्लोरेशन होगी, तो वो तो अमेरिका का ही हिस्सा है। लेकिन जो बाकी एक्सप्लोरेशन है समंदर के अंदर वो खुला है, फिलहाल ये तय नहीं है कि वो रशिया का है या अमेरिका का है। जब वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे भी रिस्क है कि वहां पे भी होगा। तो ये पॉसिबली जो कम चांसेस हैं इसराइल के और पाकिस्तान के डायरेक्ट वॉर की बात कर रहे हैं और आर्टिक मिलिटराइजेशन के, लेकिन ये मौजूद हैं। तो ये 8 जो है वो दुनिया में फ्लश पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर फ्लश पॉइंट्स, जहां से किसी भी जगह से वॉर स्टार्ट हो सकती है, जिसको कहते हैं ना एक चिंगारी, ठीक है, एक चिंगारी जो है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो यूएस चाइना की हो, ताइवान के ऊपर कहीं से भी स्टार्ट हुई तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी और ये सारी दुनिया जो है वो हर साइड पे फिर बम फटने हैं और उसके बाद जो है पूरी दुनिया तबाह होनी है। और बंकर्स वाले भी पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या जो लोग चांद पे जो है वो जमीन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां पे शायद जाके रहें तो बच जाएं, अदरवाइज यहाँ पे फिर जो है वो हालात खराब हो जाएंगे। और हम हर अगला साल जो है क्या कर रहे हैं जी, न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये हालात हैं, तो ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज के हालात हैं जो कि इस टाइम पे बिल्कुल पैसिव हो चुकी हैं। तो मैं भी इसके ऊपर भी आपसे फुल फ्लेज या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है जी लेक्चर कंप्लीट हो रहा है और ये बहुत कंप्रिहेंसिव लेक्चर था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन पे जो क्वेश्चन आ सकता है, अनिला मैंने आपको डिस्कस किया कि वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इस टाइप पर प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसीज हैं वो हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है अदीला, ये आईआर को जो है वो 50-60% कर रहा है। इवन ये शायद इसी में से ही आपका सारा आईआर का पेपर बन जाए जो हमने करंट अफेयर्स किए हैं। देखें अब इस टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है वॉर की वजह से, तो वो मीटिंग में ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब तक वॉर होगी तब तक जो है वो मामला खत्म नहीं हो सकते। अब देखिए सीज फायर की जो बातें हो रही हैं उसमें रशिया भी सीरियस नहीं है और अमेरिका, नेटो कंट्रीज भी सीरियस नहीं है, क्योंकि रशिया की जो डिमांड्स हैं वो मानी नहीं जा सकती, ठीक है। तो फिलहाल रशिया इस वॉर को आगे लेके जाना चाह रहा है और इसी तरह से अमेरिका जो है वो भी इन डिमांड्स के ऊपर मानने को तैयार नहीं है और ना ही अपने मौकफ से पीछे हटने को। तो ये वॉर वहां लगेगी, तो ये प्रॉक्सी वॉर अब अमेरिका फिर से लड़ रहा है, तो हालात ऐसे ही हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर जो है हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। चले जी, ओके, थैंक यू।